तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे जनन अंग के बारे में, ठीक है। तो जनन अंग का मतलब हम लोग जान रहे हैं कि प्रत्येक जीव जो है अपनी संतान वृद्धि करता है कि नहीं। सभी लोग, जैसे पहले पृथ्वी पर मानवों की संख्या बहुत कम थी, फिर धीरे धीरे वो अपनी संख्या बढ़ाने लगे। फिर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, आदमी, जीव जंतु और पौधे, सबकी संख्या क्या पृथ्वी पर जितना आज की डेट में है, आज जितने हैं, क्या उतना पहले ही रहे होंगे? पहले तो बहुत कम रहे होंगे। देखते होंगे कुत्ते बिल्ली, एक ठो कुत्ता हो गया, वो 4 ठो बच्चे को जन्म देता है, कुतिया जो है रहती है ना। गाय जो है बछड़े को जन्म देती है। तो यही है कि एक जीवधारी जो है अपने संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, मतलब अपने वंश को बढ़ाने की क्षमता होती है, ठीक है। तो प्रत्येक जीवों में अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि मानव है तो खरगोश पैदा कर देगा, या खरगोश है तो आदमी पैदा कर देगा। अपने जैसा ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता है। अगर मानव है तो अपने जैसा मानव ही पैदा करेगा। खरगोश है तो खरगोश का बच्चा खरगोश ही होगा ना, कि बिल्ली हो जाएगा। तो बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा होगा। तो प्रत्येक जीवधारी में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रजनन। जिन अंगों से ये क्रिया होती है प्रजनन, उसे हम लोग कहते हैं जननांग या प्रजनन अंग, ठीक है। तो प्रजनन की क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रजनन अंग। अब देखिए, तो ऐसा होता है कि नर और मादा दो अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही हो सकते हैं। जैसे केचुआ एक ऐसा जंतु है जिसमें नर और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं, सॉरी एक ही में पाए जाते हैं। नर और मादा जननांग क्या होते हैं? एक ही में पाए जाते हैं, ठीक है। तो केचुआ एक ऐसा जंतु है जिसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, मानव हैं, तो मानव में नर और मादा अलग अलग है ना, पुरुष अलग हैं, महिला अलग है ना। कुत्ते में जितने भी स्तनधारी हैं, कुत्ते अलग होते हैं, कुतिया अलग होती हैं। बिल्ली में नर और मादा अलग अलग होते हैं। लेकिन सभी जंतुओं में ऐसा बात नहीं है। केचुआ में नर और मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। तो ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एक लिंगी जंतु। क्या कहते हैं? एक लिंगी जंतु। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एक लिंगी जंतु किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एक लिंगी। एक लिंगी माने एक लिंग, ठीक है। एक लिंग, चाहे नर वाले में नर वाला पाया जाएगा, मादा वाले में मादा वाला। तो जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है उसे एक लिंगी कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, गाय, जितने भी स्तनधारी हैं वो सब में नर और मादा अलग अलग हैं। और भी सब ज्यादातर जंतु जो हैं एक लिंगी हैं, ठीक है। और दो लिंगी का मतलब द्विलिंगी जिसे कहते हैं, जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जंतु में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों में अलग अलग पाए जाते हैं, वैसे केचुआ में एक ही जंतु में पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विलिंगी जंतु। क्या कहते हैं? द्विलिंगी जंतु, द्विलिंगी जंतु, ठीक है। तो ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्विलिंगी जंतु। अगर द्विलिंगी जंतु का उदाहरण पूछा जाता है तो क्या कहेंगे? केचुआ, ठीक है। अमीबा को देखे हैं? अमीबा की अनियमित आकृति होती है ऐसे ऐसे ना, तो इसमें कोई जननांग पाया ही नहीं जाता। समझ रहे हैं? केचुआ में कोई जननांग नहीं पाया जाता। इसी तरह से एक कोश की जंतु जितने भी हैं, ज्यादातर में जो है जननांग नहीं मिलता। तो वो किसी न किसी रूप में से तो अपना वंश वृद्धि करेंगे,
कि वो अमीबा नहीं वृद्धि करेगा, अमीबा भी तो करेगा अपना वंश वृद्धि। तो अमीबा क्या करता है, उसकी जो एक कोशिका रहती है वो टूट जाती है। क्या करती है? टूट जाती है। तो उसका कुछ भाग इसमें चला आता है और कुछ भाग मूल वाले में रहता है। जैसे मान लीजिए अमीबा को अपना वंश का विकास करना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, इसमें आधा कोशिका इसमें आ जाएगी और कोशिका इसमें आ जाएगी, तो ये पूरा कोशिका बना देगा, ये भी कोशिका बनाएगा। तो एक अमीबा कितने भागों में बढ़ जाएगा? 2 भागों में। तो उसमें जो एक कोशिका होती है वही कोशिका जो है टूट जाती है, तो इसी को कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। और कुछ है विखंडन द्वारा करते हैं, टूट कर, ठीक है। तो ये सब जो है अमीबा जो है एक कोशिकीय जंतु में प्रजनन अंग नहीं मिलते हैं, प्रजनन अंग नहीं पाए जाते, वो टूट कर अपनी वंश वृद्धि करते हैं, टूट करके नया अमीबा बना देंगे। बात समझ में आ रही है? अमीबा बनाने के लिए कोशिका चाहिए, तो ये कोशिका इसमें भी है, ये कोशिका इसमें भी है। एक का कोशिका टूट जाती है, एक कोशिका टूट गई तो 2 कोशिका नहीं बन गया, तो ये इसको बना देगा पूरा अमीबा और इसको बना देगा। जैसे सोचिए अगर हम लोगों में ऐसा गुण होता कि अगर हमारा मान लीजिए अंगुली काट दिए, ठीक, अंगुली काट दिए, फिर अंगुली अपने आप बढ़ जाती और फिर जो नई अंगुली है वो नया आदमी बना देती, वही चीज अमीबा में होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे एक रक्त बीज का नाम सुने, उसका खून का कतरा गिरता है तो उससे आदमी पैदा हो जाते हैं, सुने हैं? नहीं सुने हैं? चलिए अच्छा छोड़िए, ये समझ में आया अमीबा कैसे टूटता है। एक अमीबा जब टूट जाता है 2 अमीबा में, तब कोशिका उसमें चली जाती है, इसमें चली जाती है, कोशिका 2 भागों में टूट जाती है, तो एक कोशिका बना देती है कितनी कोशिका? 2 कोशिका। एक कोशिका तो जो पुराना हमारा अमीबा है उसमें रहता है, एक जो नया टुकड़ा है उसमें चला जाता है, तो दोनों में कोशिका आ गई। अब ये जो है विकास करके ये भी बड़ा अमीबा बना देता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि जीवों में जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन। प्रजनन करने के लिए प्रजनन अंग की आवश्यकता होती है, और ये प्रजनन अंग एक जंतु में एक भी हो सकते हैं और एक ही जंतु में नर और मादा दोनों हो सकते हैं। तो जब एक जंतु में एक अंग पाए जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक लिंगी जंतु, यानी नर और मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। जब एक ही जंतु में नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं द्विलिंगी जंतु। द्विलिंगी जंतु का उदाहरण क्या है? केचुआ। एक लिंगी जंतु का उदाहरण बड़े आसानी से बता सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब, हाँ, मनुष्य, ठीक है। अमीबा की खासियत क्या है? अमीबा में कोई भी प्रजनन अंग नहीं पाया जाता, तो वृद्धि कैसे करेगा? वो टूट करके मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, ये सब टूट के क्या करते हैं? वो टूट जाता है। एक कोशिका 2 भागों में टूट जाती है, एक नई कोशिका बन जाती है उधर, एक नई कोशिका बन जाती है उधर, फिर 2 कोशिका टूट के फिर 4 में बटेंगी, तो अपना संतान वृद्धि कर रहा है कि नहीं? विकास कर रहा है, ठीक है। तो इस पे कुछ प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बताइए कि ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं उस जंतु को हम लोग कौन सा जंतु कहते हैं? एक लिंगी। ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विलिंगी। एक लिंगी जंतु का 2 उदाहरण केवल बता दीजिए, कुत्ता, बिल्ली। और द्विलिंगी जंतु का उदाहरण बता दीजिए, केचुआ। और मुझे अमीबा में कोई प्रजनन अंग होता है कि नहीं होता है? अमीबा में प्रजनन अंग पाया जाता है या नहीं? नहीं पाया जाता, तो वो अपनी वृद्धि कैसे करता है? टूट कर, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोग प्रजनन देख रहे थे, तो 60 में ये नर जनन अंग है, इसको हम देख ले, ठीक है। तो इसके देखिए प्रमुख भाग हैं वृषण, अधिवृक्क, मूत्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, मूत्राशय, ये जान रहे हैं, ये मूत्राशय हो गया, और ये मूत्रवाहिनी हो गया, शिश्न हो गया,
शुक्रवाहिनी हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक जो नर रहते हैं वो नर में नर जनन अंग पाए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो वृषण है ये 2 जोड़ी मिलते हैं। ये वृषण देखिए, एक गोल सी संरचना रहती है, इसी को कहते हैं वृषण। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो वृषण में होता क्या है? देखिए, जो ये जो प्रजनन होता है उसमें शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, इन्हीं दोनों का मिलन होना है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होना है तो बच्चे का जन्म हो जाएगा। तो ये शुक्राणु जो है वो नर जनन अंग में पाया जाता है, नर में पाया जाता है, अंडाणु जो है मादा में पाया जाता है। तो हम लोग नर वाला पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ ये क्या पाया जाएगा? इसमें शुक्राणु पाया जाएगा। ठीक है, तो शुक्राणु मिलेगा कहाँ? ये कमर का जो नीचे का हिस्सा है, इसी में 2 गोल सी संरचना रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं, वो थैलेनुमा संरचना रहती है जिसको कहते हैं वृषण कोश। ठीक है, वृषण कोश ये शरीर के बाहर रहता है, शरीर के अंदर नहीं रहता। जैसे मूत्राशय जो है वो शरीर के अंदर है। हमारे शरीर के ज्यादातर हृदय हो गया, आमाशय हो गया, फेफड़े हो गए, ये सभी शरीर के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये वृषण कोश और ये जो शिश्न लंबा वाला भाग है ये हमारे शरीर के बाहर पाया जाता है। क्यों? चूंकि शरीर के अंदर का ताप इतना ज्यादा रहता है कि इससे थोड़ा सा कम ताप चाहिए इसको। इतना ताप नहीं चाहिए जितना शरीर का अंदर का ताप है, उतना ताप इसको नहीं चाहिए, इसको ताप थोड़ा सा कम चाहिए। इस वजह से ये शरीर के बाहर रहता है, कमर के नीचे शरीर के बाहर रहता है, क्योंकि इसको ताप की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्यों बाहर रहता है ये समझ में आ गया। अब वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। ये सबसे प्रमुख अंग है, नर जनन अंग का सबसे प्रमुख अंग यही है, ये वृषण। ठीक है, यही शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये शुक्राणु का निर्माण किया। अब देखिए, इसी वृषण के ऊपर जो है एक कुंडलित नलिका होती है, उसे हम लोग कहते हैं अधिवृषण। इसी जो गोल सा वृषण होता है उसी के ऊपर अधिवृषण होता है। शुक्राणु तो यहाँ से बने कहाँ? वृषण में, यहाँ बने, लेकिन परिपक्व कहाँ हुए? यहाँ अधिवृषण। परिपक्व मतलब समझ रहे हैं? जैसे जब बच्चा, चाहे नर हो चाहे मादा हो, 12 से लेके 12 साल से पहले वह बच्चा पैदा नहीं कर सकता। जैसे मनुष्य है वह 12-13 साल से पहले बच्चा पैदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 12-13 साल से पहले न तो उसमें शुक्राणु होते हैं न तो अंडाणु होते हैं। सारे अंग रहेंगे, सभी अंग रहेंगे, लेकिन उसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। तो जब चाहे नर हो चाहे मादा हो, जब 12-13 साल की अवस्था होती है तो देखते हैं धीरे धीरे दाढ़ी मूछ आने लगते हैं। देखते हैं ना, महिलाओं की नहीं बात करें, पुरुषों की। पुरुष में दाढ़ी मूछ आने लगते हैं। ठीक है, आवाज भारी होने लगता है और अपने को सुंदर दिखाने की प्रवृत्ति रहती है कि मैं मतलब सुंदर दिखूं। तो कुछ ये आदमियों के लक्षण होते हैं, जो पुरुष के लक्षण होते हैं वो विकसित होने लगते हैं। ठीक है, इसी तरह से महिलाओं में कई लक्षण होते हैं। उनकी आवाज जो है पतली होने लगती है, कमर का हिस्सा चौड़ा होने लगता है। ठीक है, तो ये सब जो है महिलाओं में भी विकसित होने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 12-13 साल से पहले ये शुक्राणु का निर्माण नहीं होता। तो शुक्राणु का निर्माण ये वृषण में चालू हो गया। अब ये परिपक्व कहाँ होगा? अधिवृषण में। ठीक है, अब अधिवृषण में तो परिपक्व हुआ। इसके बाद देखिए एक नलिका जा रही है, इसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। ठीक है, जब परिपक्व हो गया तो जो शुक्राणु है वो किसी न किसी रास्ते से जाएगा तब ना। तो ये शुक्राणु जिस रास्ते से जाता है उसे कहते हैं शुक्रवाहिनियां। ठीक है, ये जो रास्ता है वो कहाँ लेके जाता है? शुक्राशय तक। कहाँ लेके जाता है? शुक्राशय तक। ठीक है, ये शुक्राशय तक लेके जाता है। इसी शुक्राशय में शुक्राणु बहुत लंबे समय तक रहता है। इसी शुक्राशय में शुक्राणु क्या रहता है? बहुत लंबे समय तक रहता है। और
उसके बाद इसी शुक्राणु में देखिए, जब शुक्राणु आता है तो वो थोड़ा सा अम्लीय होता है। अम्लीय मतलब समझ रहे हैं ना, अम्ल, जिसका पीएच 7 से कम होता है। तो उसी के पास एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, ये अम्ल को क्या कर देती है, अम्ली को क्षारी बना देती है। ठीक है, तो क्षारी बना देती है, तो जो शुक्राणु रहते हैं वो नष्ट नहीं हो पाते, यानी मरते नहीं हैं। शुक्राणु अगर अम्ल में रहेंगे तो वो मर जाते हैं। तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, इस प्रोस्टेट ग्रंथि का काम ही है कि ये क्या करती है, ये अम्ल को क्षारी माध्यम में बना देती है। ठीक है, अब यहीं से ये मूत्र नलिका भी निकलती है। ठीक है, ये देखिए मूत्र वाहिनी है और यही शुक्राणु के भी आने का मार्ग है। तो दोनों का मार्ग एक ही रहता है। जो नर जनन अंग है, जो शुक्राणु के आने का रास्ता और मूत्र के आने का रास्ता, दोनों का रास्ता एक ही रहता है, क्योंकि दोनों की नलिकाएं एक ही हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई क्या, कि नर जनन अंग में सबसे प्रमुख भाग अंग कौन है, वृषण। कौन है, वृषण। ये एक हार्मोन स्रावित करता है, टेस्टिस्टेरोन या टेस्टिस्टेरोन। ठीक है, टेस्टिस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। ये हार्मोन्स क्या करता है कि पुरुषों में पुरुष के लक्षण दिखाता है। ठीक है, नर में पुरुष के लक्षण दिखाता है, जैसे आवाज भारी हो जाना, मोटा आवाज हो जाना, दाढ़ी मूंछ आ जाना, ये सब जो लक्षण है, ये सब कौन सा लक्षण है, कौन सा लक्षण है, पुरुष होने का। ठीक है, तो ये टेस्टिस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात आती है कि हम इसको समझेंगे कैसे। यहाँ तक तो ये शुक्राणु का मार्ग है। इसके बाद जो है वो मादा जनन अंग का काम है। ठीक है, इसी शुक्राणु से, इसी शिश्न से, इसको कहते हैं शिश्न, यही इसी शिश्न से शुक्राणु निकलता है और मादा के अंडाशय में जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो मादा के योनि के माध्यम से अंडाशय में जाएगा तो हमारी जो प्रजनन क्रिया है वो क्या होगी, संपन्न हो जाएगी। तो हमें ये देखना है कि जो नर जनन अंग में कौन कौन भाग हैं, शुक्राणु कैसे कैसे कहाँ से होते हुए वो मादा में प्रवेश करता है। ठीक है, तो निर्माण कहाँ से हुआ बताइए, वृषण से। परिपक्व कहाँ हुआ, अधिवृषण में। शुक्राशय तक कैसे पहुंचा, शुक्रवाहिनी नलिका द्वारा। सबसे लंबे समय तक कहाँ रहा, शुक्राणु में, शुक्राशय में, सॉरी। ठीक, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि जो है अम्ल को क्या बना दी, क्षारी। तो शुक्राणु क्या है, नष्ट नहीं होने पाते। फिर यहाँ पर मूत्र नलिका के माध्यम से मादा के योनि में जाता है, योनि के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है, अंडाशय, अंडाशय में। ठीक है, तो इसके बाद जब मादा वाला भाग देखेंगे तब बात आगे आएगी। तो इसका हम लोग भाग देख लीजिए, समझ में आ रहा है। ये है अपना मूत्राशय। ये याद रखिएगा कि मूत्राशय और शुक्राणु दोनों का रास्ता एक ही रहता है। जिस मार्ग से शुक्राणु आता है उसी मार्ग से मूत्र भी आता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, जो शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, वृषण। यही वृषण एक हार्मोन स्रावित करता है, ये हार्मोन्स है, जिस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टिस्टेरोन। ठीक है, इससे पुरुष लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब ये जो शुक्राणु है ये परिपक्व कहाँ होता है बताइए, अधिवृषण में। यहाँ वृषण में तो निर्माण हुआ, अब परिपक्व कहाँ हुआ, अधिवृषण में। शुक्राशय तक कैसे पहुंचा, शुक्रवाहिनी नलिका द्वारा। इस शुक्राशय में सबसे अधिक लंबे समय तक रहा, अम्लीय अवस्था में था, अम्ल से इसको क्षारी बना दिया। प्रोस्टेट ग्रंथि से एक तरल निकलता है जो अम्ल को क्या बना देता है, क्षारी। तो इससे जो शुक्राणु होते हैं वो नष्ट नहीं होने पाते। फिर इसी शुक्राशय से जो है जब मैथुन क्रिया होती है तो ये है शिश्न। शिश्न के माध्यम से जो मादा जननांग है उसके योनि में प्रवेश करता है, फिर योनि से कहाँ चला जाता है, अंडाशय। ठीक है,
तो इसके बाद हम लोग जब मादा जनन अंग देखेंगे तो उसमें बात समझ में आएगी कि शुक्राणु आ गया है, ठीक है, मादा के योनि के माध्यम से अंडाशय में आ गया है। अब इसके अंडाशय से कहाँ जाएगा वो मादा जनन अंग में देखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया। बताइए निर्माण कहाँ हुआ? वृषण में। परिपक्व कहाँ हुआ? शुक्राशय में। कैसे पहुंचा? शुक्रवाणी नलिका। सबसे अधिक लंबे समय तक कहाँ रहा? शुक्राशय में। अम्ल से क्षारी कौन सी ग्रंथि बनाई? प्रोस्टेट ग्रंथि। फिर मूत्र, ये जो शुक्राणु है वो किस मार्ग से आया? मूत्रवाहिनी मार्ग से, ठीक है। कहाँ गया? मादा के योनि में जाके अंडाशय में पहुंच गया, ठीक है। तो इतना तो नर जनन अंग का काम था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मादा वाला, ठीक है। चलिए तो आप प्रश्न बता देंगे। मुझे ये बताइए जो शुक्राणु का निर्माण हुआ वो कहाँ हुआ? वृषण में। परिपक्व कहाँ हुआ? अधिवृषण में। वेरी गुड। किस नलिका द्वारा वो शुक्राशय तक पहुंचा? शुक्र वाहिनी नलिका द्वारा। और सबसे अधिक लंबे समय तक जो शुक्राणु हमारा था कहाँ रहा? कहाँ रहता है? शुक्राशय में। तो प्रोस्टेट किस ग्रंथि से एक तरल निकलता है जो शुक्राणु को के अम्लीय माध्यम को क्षारी माध्यम में बना देता है, जिससे शुक्राणु नष्ट नहीं होने पाता? प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक। अब जो है शुक्राशय से शुक्राणु महिला के योनि में जो प्रवेश करता है किस नलिका द्वारा प्रवेश करता है? मूत्रवाहिनी नलिका द्वारा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा? मादा वाला। अच्छा एक चीज बताए, वृषण जो है ऐसा कौन सा हार्मोन स्रावित करता है जो पुरुषों में पुरुषत्व के लक्षण दिखाता है, जैसे आवाज भारी होना, चेहरे पर बाल आ जाना, ये सब लक्षण? कौन सा ऐसा हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा बताइए? कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जिससे पुरुष के लक्षण दिखाई देते हैं? वृषण कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलिए